हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A1 एस्पिरेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के बारे में, जिसके लेसन 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस पार्ट का नाम क्या है, तो राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य है। तो इसमें हम लोग को जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग को इसमें पढ़ना है वो है महाजनपद, कर है, और उसके बाद जनपद है। उसके बाद महाजनपद भी हम लोग को 2 देखना है, उसमें से एक आ जाएगा मगध और दूसरा आ जाएगा वज्जी। और इसमें भी हम लोग को देखना है कि आज से 3000 साल पहले जो शासक बनते थे, जो राजा बनते थे, वे किस प्रकार बनते थे। तो चलिए हम टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट वाला टॉपिक कि कुछ लोग शासक कैसे बने। तो यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज जैसे कि शासक का चुनाव होता है, या जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, या कोई भी जैसे प्रधान हो गया, कोई भी होता है, तो उनको मतदान के जरिए क्या होता है, उनका चुनाव किया जाता है। मतलब कि जब लोग अपना मत देते हैं कि यही व्यक्ति क्या होगा, शासन चलाएगा, जो जिस भी व्यक्ति के ऊपर लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, उसको क्या करते हैं, अपना कीमती मतदान देते हैं, अपना चुनाव करते हैं कि यही व्यक्ति क्या करेगा, शासन संभालेगा। लेकिन आज से 3000 साल पहले भी क्या यही प्रथा थी? तो इसके जानने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले के जो राजा होते थे वो क्या करवाते थे कि जब वो मतलब कि जब राजा एक प्रमुख राजा बनना होता था तो क्या करते थे, बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, ठीक है। बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते थे। अब वो यज्ञ क्या है, तो इसके यज्ञ के बारे में आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट यज्ञ है, जिसको हम लोग अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, वो यज्ञ जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट यज्ञ था। इसके बारे में आप लोग जान जाइए। तो यहाँ पे जो है ये सब अश्वमेध यज्ञ के बारे में यहाँ पे विशेषता दी गई है। तो इसकी विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें इस यज्ञ में क्या होता था कि जो राजा होता था, एक घोड़े को विचरण के लिए, ठीक है, लोगों की देख रेख में स्वतंत्र छोड़ देता था। मतलब जो घोड़ा होता था उसको राजा क्या करते थे, छोड़ देते थे स्वतंत्र विचरण के लिए प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक महाजनपद में, इस तरीके से छोड़ देते थे। तो जो दूसरा वाला राजा होता था, जो दूसरी जगह का राजा होता था, यदि वो अपने राज्य से या अपने जनपद से या अपने महाजनपद से उस घोड़े को जाने देता था, ठीक है, यदि दूसरे राजा द्वारा उस घोड़े को नहीं रोका जाता था, जाने देता था, तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से क्या करनी पड़ती थी, तो उसको राजा बनने से मानता था कि हाँ ये राजा बन सकता है, ठीक है। यदि उसको कोई राजा रोक लेता है, उस घोड़े को कोई राजा रोक लेता है, तो वो जो अश्वमेध यज्ञ करता है उस वाले राजा से उसको क्या करनी पड़ती थी, लड़ाई करनी पड़ती थी। यदि उसको जाने दिया जाता था तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। तो जो भी यदि उस राजा की बात मान लेता था, अश्वमेध जो घोड़ा होता था उसको स्वतंत्र छोड़ देता था कि उसको जाने दिया जाए, तो जो भी अपने राज्य से उसे जाने देता था उसे क्या करना पड़ता था, उसे यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। लेकिन यदि जो राजा उस घोड़े को क्या कर लेता था, रोक लेता था, तो उसे उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी जो अश्वमेध यज्ञ करवाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी हासिल हो गई है, ठीक है, आपको इसका अध्ययन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं कि ये जो यज्ञ किया जाता था, ये इसमें बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित, जो भी राजा उसको उसके मतलब अपने राज्य से घोड़े को जाने देते थे, उसकी शक्तिशाली को समझते थे कि वो राजा क्या है, शक्तिशाली है, तो उनको भी यज्ञ में क्या करा जाता था, आमंत्रित किया जाता था ना। और वे आके क्या करते थे, उसमें बैठते थे, कहाँ पे, यज्ञ पे आकर केवल उनकी यज्ञ को देखते थे। बस केवल उनका इतना ही काम था कि जो राजा घोड़ा को जाने देते थे, घोड़े को जाने देते थे, उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और वे केवल यज्ञ को बैठकर देखते थे। आगे हम बात करते हैं, ये जो यज्ञ होता है, ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अश्वमेध यज्ञ की विशेषता देख रहे हैं ना, अश्वमेध यज्ञ की विशेषता देख रहे हैं। तो ये जो यज्ञ होता था, ये किसके द्वारा संपन्न किया जाता था, तो ये पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था, ये पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए जब पुरोहित कोई कार्य करता था, ये यज्ञ संपन्न करवाता था, इसके लिए उनको उपहारों से सम्मानित भी किया जाता था। अब जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा होता था, उसका यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था ना,
उसको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। वो बहुत क्या करता था, शक्तिशाली होता था और वो उसका स्थान भी सबसे उच्च होता था उस यज्ञ में। अब यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे ना, उसके लिए क्या करते थे, तरह तरह के उपहार लाते थे। जो भी राजा क्या करते थे, उस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, वे क्या लाते थे, उपहार लाते थे। ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अश्वमेध यज्ञ की विशेषता देख रहे हैं ना। अब इसमें हम लोग क्या देखते थे, इसमें राजा का मुख्य स्थान होता था। अब राजा को जहाँ बिठाया जाता था वो बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर उसको बिठाया जाता था। किसको, राजा को, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राज सिंहासन बोलते हैं, जिसे हम लोग राज सिंहासन बोलते हैं। मतलब कि जो बाघ की खाल होता है उसके विशेष आसन पर राजा को बिठाया जाता था। अब इसमें जो राजा का सारथी होता था वे क्या करता था कि राजा के जो युद्ध की विजय होती थी उसके गुणों का गान करता था, कि मतलब राजा ऐसा करता है, मतलब राजा इस तरीके का है, उस तरीके का है, उसके विजयों तथा गुणों का गान करता था। कौन करता था, तो उसका सारथी करता था ना। अब जो आगे हम लोग बात करेंगे कि राजा के जो सगे संबंधी थे, जैसे कि रानियां हो गई और उनके पुत्र तथा जो उनकी पुत्री होती थी राजा की, वो छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे, बस उनका इतना ही काम कार्य था, ठीक है। जो राजा के क्या थे, छोटे छोटे मतलब कि जो उनके घर के लोग थे या जो उनके सगे संबंधी थे वे केवल क्या करते थे, छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे और उनका कार्य संपन्न हो जाता था। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो राजा आमंत्रित किए जाते थे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया है, उनका कार्य केवल इतना था कि वो बैठकर यज्ञ को पूरी प्रक्रिया को देखते थे ना। बस उनका कार्य था कि वो यज्ञ को देख सकते हैं बस, और उनका कोई कार्य नहीं था। और वे लोग क्या करते थे, वे लोग उपहार भी लेकर आते थे। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जो पुरोहित क्या करते थे, उस अनुष्ठान को संपन्न करवाते थे, उस यज्ञ को संपन्न करवाते थे। वो क्या करते थे, पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ कई अनुष्ठान भी करते थे। तो ये क्या करते थे, पुरोहित राजा के ऊपर पवित्र जल का क्या करते थे, छिड़काव भी करते थे। लेकिन इसमें हम लोग एक यहाँ पे देखते हैं कि विष, जिसे हम लोग वैश्य बोलते हैं। तो यहाँ पे जब वर्ण व्यवस्था हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ण व्यवस्था के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण आते थे जिसको हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बोलते हैं। तो ब्राह्मण को मुख से माना गया है, ब्रह्मा जी के मुख से, और जो क्षत्रिय है उनको बाहु से, और जो उसके बाद जो वैश्य आता है उनको जंघा से, और उसके बाद जो शूद्र आता है उसको पैर से उसकी उत्पत्ति मानी गई है। तो इसमें जो वैश्य था उनको क्या करा जाता था कि उनको यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया जाता था, वे यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन जो उनके द्वारा उपहार लाया जाता था उनको उसमें लिया जाता था, लेकिन उनको शामिल नहीं किया जाता था। आगे जो हम बात करने वाले हैं जनपद के बारे में, आखिरकार जनपद क्या होती है, जनपद कैसे बनते थे और जनपद के कार्य क्या थे, इस तरीके से हम कुछ बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो महायज्ञ होता था उसमें जो राजा थे वो क्या करते थे, जनपद, ठीक है, जिसे जनपद मतलब कि एक बहुत बड़ा एरिया होता था, उसका जो राजा, उसमें एक राजा होता था, वही क्या करवाता था, यज्ञ करवाता था। तो जो राजा होते थे वे जन का राजा नहीं होकर क्या होते थे, जनपदों का राजा होते थे। किसका होते थे, जनपदों का राजा होते थे। अब जनपद का जो शाब्दिक अर्थ है, जन के बसने का जगह होता है, मतलब कि जहाँ पे बहुत सारे जन जो होते हैं वो बस जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं ना। जनपद मतलब कि जन मतलब कि जनता, ठीक है, जनता जहाँ पे भी बस जाती है बहुत बड़े क्षेत्र में, तो ये क्या हो जाते हैं, जनपद हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आगे हम लोग देखने वाले हैं, इसमें से हम लोग को कुछ महत्वपूर्ण जनपद के बारे में जो देखना है वो मानचित्र में देखना है, मानचित्र 4 में आगे हम आपको दिखाएंगे ना। तो यहाँ पे जो राजा होता था वो कहाँ का, जन का राजा ना होकर जनपद का राजा होता था। जनपद का मतलब कि वो पहले जन का राजा होता था, उसके पास एक स्थायी सेना। ऋग्वैदिक काल के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो जो राजा होता था उसके पास एक स्थायी सेना नहीं था ना, और उसको बहुत बड़े राज्य का भी नहीं माना जाता, मतलब उसको बहुत बड़े राज्य का भी नहीं होता था, उसका राज्य भी नहीं होता था बहुत बड़ा। उसके पास केवल क्या होता था,
उसके पास केवल जन थे, जन का राजा होता था। लेकिन आज के मतलब कि 3000 साल पहले क्या होता था कि जो जनपद था उसमें क्या होते थे, राजा होते थे। और ये जो राजा होते थे वे स्थायी सेना भी रखते थे और अपने जो जनपद होता था उसका किलेबंदी भी करवाते थे, बड़े बड़े दीवार बनवाते थे, दुर्ग बनवाते थे ना, इस तरीके से। अब जो पुरातत्वविद थे जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की, जिसमें कि दिल्ली में क्या मिला, एक पुराना किला मिला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर मिला और एटा के पास एक अंतरजी खेड़ा मिला ना। इनमें से ये तीनों प्रमुख हैं कि मेरठ के दिल्ली के पास क्या मिला, पुराना किला मिला, और उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास क्या मिला, हस्तिनापुर मिला, एटा के पास अंतरजी खेड़ा मिल गया। उसके बाद खुदाई से हमको ये भी पता चलता है कि यहाँ पर क्या लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। और वे लोग जो भोजन ग्रहण करते थे उनमें था चावल, गेहूँ, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलों को क्या करते थे, वे उगाते थे। ऐसा कहाँ साक्ष्य मिला है? ऐसा जो पुरातत्वविदों ने जो जनपदों की बस्तियों की खुदाई की उसमें ये सब मिला है। अब इसमें लोग मिट्टी के बर्तनों को भी बनाते थे जिसे हम लोग चित्रित दूषित पात्र कहते थे। इनका उपयोग कब किया जाता था? जब एक विशेष प्रकार का कोई आयोजन होता था तो उसमें भोजन ग्रहण करने के लिए इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं, महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग जनपद के बारे में देखें तो यदि इसमें से हम महा हटा दें तो ये क्या हो जाता है, जनपद। मतलब कि यदि हम लोग क्या बात करें कि यदि कोई जनपद बड़ा हो जाता था, मुख्य हो जाता था, उसका कार्य शक्तिशाली हो जाता तो जनपद बहुत शक्तिशाली हो जाता था, तो क्या बन जाता था, महाजनपद। मतलब कि जनपद से भी बड़ा क्या हो जाता था, महाजनपद होता था। इसमें भी हम लोग को 2 महाजनपद पढ़ना है, एक तो मगध पढ़ना है, एक वज्जी पढ़ना है। लेकिन यदि आप धीरे धीरे आगे चलेंगे तो आपको 16 महाजनपद के बारे में बताया जाएगा। तो आज से करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे क्या हो गए थे, बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे ना। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे अपने आर्थिक दृष्टि से, शक्तिशाली की दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से। ये क्या हो गए थे, अति महत्वपूर्ण हो गए थे। आगे हम बात करते हैं कि ये जो महाजनपद होती थी इनकी क्या होती थी, राजधानियाँ भी होती थी। ये जो महाजनपद होती थी इनकी राजधानियाँ भी होती थी। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो महाजनपद के बारे में पढ़ रहे हैं कि महाजनपद जो आज से 2500 साल पहले हुआ था उनमें क्या हो गए थे, ये जब जनपद बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। और जो ये महाजनपद होते थे इनकी क्या होती थी, राजधानियाँ भी होती थी। और कई राजधानियों में किलेबंदी भी की जाती थी। अब किलेबंदी का यहाँ पे अर्थ क्या है कि इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी ना, लकड़ी उकड़ी की। तो यहाँ पे जो राजधानियाँ होती थी उनकी किलेबंदी करवाई जाती थी कि इस तरीके से कि उनके राज्य में जो दूसरा राजा है उनके राज्य में कोई आक्रमण न कर पाए। आक्रमणकारियों के लिए उन्होंने किलेबंदी का निर्माण किया, ऐसा हमें ज्ञात होता है। कि इसके बाद जब वो किलेबंदी का निर्माण हो जाता था तो जो वहाँ की सेना थी उसके जो आंतरिक राज्य के आंतरिक सुरक्षा काफ़ी अच्छे से कर सकते थे ना। अब जो लोग इस तरीके से विशाल ऊंची ऊंची क्या बनवाते थे, दीवारें बनवाते थे, किले का निर्माण करते थे, वे अपनी समृद्धि और शक्तिशाली का प्रदर्शन करते थे। वे क्या करते थे, शक्तिशाली प्रदर्शन करते थे। अब जो किले बनवाते थे वो क्यों बनवाते थे, तो राजा के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया गया था। राजा के आक्रमण के डर से, मतलब जो पहला राजा है दूसरे राजा के आक्रमण के डर से और अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण करवाया जाता था। आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो यहाँ भी क्या करते थे, शक्ति का प्रदर्शन करते थे। अब जो ये इस तरीके से जो किले के अंदर रहने वाले जो उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना क्या हो जाता था, आसान हो जाता था, उन सैनिकों के द्वारा आसान हो जाता था, सरल हो जाता था। अब ये जो विशाल दीवार बनती थी इसके लिए बहुत सारे मजदूरों, स्त्री पुरुषों और बहुत सारी लाखों ईंटों का इंतजाम करना पड़ता था। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता पड़ती थी। इस तरीके से जो राजा थे वो क्या रखने लगे थे, सेना रखने लगे थे। यदि हम
आपको ऋग्वैदिक काल में भी बताए थे कि उस समय के राजा कैसे थे और आज से 3000 साल पहले के राजा कैसे थे। तो ऋग्वैदिक काल में जो राजा होते थे वो क्या रखते थे, वो सेना नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस समय लोग जो थे क्या रखने लगे थे, सेना रखने लगे थे। और ये जो सिपाही थे इनको एक नियमित वेतन भी दिया जाता था और इनको पूरे साल के लिए रखा जाता था। ये जो सिपाही थे इन्हें पूरे साल के लिए रखा जाता था। इसके बाद इनको जो वेतन दिया जाता था ये आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। किस में दिया जाता था, आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। अभी आहत सिक्के क्या होती है, तो इसमें कुछ लिखा नहीं जाता था, केवल आहत सिक्कों प्लेन होती थी, केवल इस पर कुछ चित्रें बनाई जाती थी। इन्हीं को आहत सिक्के बोला जाता था। इन्हीं को क्या बोला जाता था, आहत सिक्के बोला जाता था। अब हम देख लेते हैं कि इसमें महाजनपद और नगर, इसमें महत्वपूर्ण जनपद भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप बात करेंगे मगध, तो ये मगध की राजधानी क्या थी, बहुत समय तक राजगीर या तो जिसको हम लोग राजगिरी बोलते हैं, ये मगध की राजधानी थी ना। अब इसमें दो महत्वपूर्ण शासक हुए, एक तो बिंबिसार हुआ, एक क्या हुआ, अजातशत्रु हुआ। इसमें एक और शासक आता है जिसको हम लोग महापद्मनंद बोलते हैं। ये मगध के 3 इम्पोर्टेंट शासक थे। तो ये जो मगध है ये क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसके अभी आगे हम लोग चलेंगे तो इसी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसमें एक और महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसे हम लोग वज्जी बोलते हैं। तो इसमें अंग भी एक महाजनपद था। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि हस्तिनापुर में एक क्या मिली थी, उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में भी क्या मिली थी, एक पुरातत्वविदों ने कुछ खोज किया था। इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं अवंती है, उज्जैन है, फिर यहाँ में नर्मदा नदी, फिर तक्षशिला है, जहाँ पर तक्षशिला पर जो था, ठीक है, तक्षशिला पर यहाँ पे है, और गांधार है। इसके बाद यहाँ पे ब्यास, सतलुज, सिंधु नदी, फिर ब्रह्मपुत्र, वैशाली, कौशाम्बी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा नदी, बहुत सारी यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है, इसमें केवल 2 ही पढ़ना है। कौन कौन, एक मगध पढ़ना है, एक वज्जी पढ़ना है ना। तो इसमें 3 प्रमुख राजा हुए, कौन कौन, एक हुआ आपको याद करवाते, एक था कौन, तो एक बिंबिसार था, दूसरा उसका बेटा अजातशत्रु था, उसके बाद कौन था, एक महापद्मनंद था। एक कौन था, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। ये 3 शासक हो गए थे किसके समय में, तो ये मगध के 3 महत्वपूर्ण शासक थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वज्जी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपने मगध। सबसे पहले तो यहाँ पे जान लेते हैं कि जब राजा जो थे वो सेना रखने लगे थे, तो सेना को वेतन देने के लिए आखिरकार रुपए पैसे आएंगे कहाँ से, ठीक है। जब राजा क्या करते थे, सेना रखने लगे थे, तो इस सेना को देने के लिए रुपए पैसे आखिरकार आएंगे कहाँ से ना। तो इसको रुपए पैसे देने के लिए राजा जो थे वे अपने जो नगर या महाजनपद के जो लोग होते थे उनसे कुछ रुपए क्या करते थे, महीने या तो साल पे या तो हफ्ते में लिया करते थे, कुछ रुपए लिया करते थे। अब क्यों लिया करते थे, तो अपनी जो सेना थी उसको देने के लिए, और जो अपने राज्य को स्थायी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो राजा थे वे क्या करते थे, कर लिया करते थे। आपको समझ में आया होगा कि कर क्यों लिया जाता था। बड़ी सेना रखते थे तो अपने राज्य की सुरक्षा और स्थायित्व के लिए जो राजा थे वो कर लिया करते थे। और बहुत सारे ऐसे भी राजा देखने को मिलते हैं इतिहास में जो कि कर अपनी सुख सुविधाओं के रूप में खर्चा करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा थे जो आर्थिक दृष्टि से और अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए कर वसूल करते थे। तो यहाँ जो महाजनपद के राजा थे, ठीक है, विशाल किले बनवाते थे। तो किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, जिसके लिए उन्हें संसाधनों की प्रचुर आवश्यकता पड़ती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपद के लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। जो राजा थे इन छोटे छोटे उपहारों पर क्या करते थे, सीमित न रहकर नियमित न रूप से इन्हें क्या करते थे, कर वसूल करते थे। उम्मीद करते हैं आपको कर किस लिए लिया जाता था समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि कर अब किन किन पर कैसे कैसे लगाया जाता था। तो जो व्यापारी थे, जो व्यापार करते थे, जो सामान को खरीदते और बेचते थे, उनको भी कर देना पड़ता था।
और जो आखेटक खाद्य संग्रह थे उनको जंगलों से जो महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त होती थी या जो भी वस्तुएं प्राप्त होती थी उनको राजा को वो क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। आगे हम देखते हैं कि उस समय जो थी कि उस समय लोहे का क्या हो चुका था, बहुत अच्छे तरीके से उपयोग होना चालू हो गया था। उस समय लोहे के हल बनाए जा रहे थे। उस समय कृषि बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, इसलिए कृषि जो था कर के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। क्या था? सबसे महत्वपूर्ण था। अधिकांश जो लोग थे वो क्या थे? अधिकांश लोग थे कृषक थे। अब जो भी उपज होता था वो क्या होता था, 1/6वां हिस्सा क्या करता था, कर के रूप में राजा को दिया जाता था, जिसे हम लोग भाग बोलते हैं। मतलब कि यदि आपके 36 क्विंटल गेहूँ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, 36 किलो हो रहा है, तो उसमें से आपको 1/6वां मतलब उसमें आपको 6 से भाग दे देंगे तो मतलब 6 किलो आपको देना होगा, 6 क्विंटल आपको देना होगा। इस तरीके से 1/6वां भाग कृषकों से लिया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं कि जो कारीगर के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। अब ये जो कारीगर थे इनके ऊपर कर कैसे लगाया जाता था, तो इनको बोला जाता था कि आपको राजा के लिए महीने में एक बार कर के रूप में फ्री में, मतलब कि बिना पैसा लिए आपको कार्य किया करना पड़ेगा। जैसे कि बुनकर, लोहार और सुनार राजा के लिए महीने में एक दिन का काम करना पड़ता था। यही इनका कर होता था। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि जो पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था। मतलब कि कुछ उनको जानवरों के रूप में और कुछ जो उत्पाद होता था उसके रूप में उनको क्या देना पड़ता था, कर देना पड़ता था। आगे हम लोग देखते हैं कि कृषि में परिवर्तन आखिर आया कैसे। तो पहले जो था हल जो था वो लकड़ी का बना होता था, लेकिन जब हम लोग 3000 साल पहले, 2500 साल पहले जाएंगे तो वहाँ पे लोहे का जो हल था वो लोहे का बनना स्टार्ट हो गया था ना। जिससे क्या होता था, जो कठोर ज़मीन होती थी वे लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे की फाल से आसानी से जोता जाता था, जिससे जो फसल थे इनकी उपज और अधिक बढ़ गई थी। जिससे कि दूसरे जो लोग होते थे वे भी क्या करते थे, धान का जो पौधा था उसका रोपण करते थे। खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार करते थे, उनका रोपण करते थे। ये सब उन्होंने शुरू करना प्रारंभ कर दिया। तो जो बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग थे वे इसकी वजह से, लोहे की फाल की वजह से खेती करना आरंभ कर दिए। तो जब खेती करना आरंभ हो गया तो जिससे कि खेती में पैदावार भी बहुत तेज हो गया। और यहाँ पे जो परिश्रम करना होता था ये बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता था। और ये काम जो ज़्यादातर करते थे इसमें दास और दासी आते थे, भूमिहर खेतिहर आते थे। जिनके पास की भूमि नहीं होता था वे खेत मजदूर आते थे और कमकर आते थे। इस तरीके से हमने आपको बताया कि कृषि में परिवर्तन किस प्रकार आया। तो लोहे के जो फाल बने थे, हल बने थे, उसके कारण कृषि में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ गया था। अभी हम लोग बात करने वाले हैं मगध के बारे में। तो जब हम लोग महाजनपद पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि 2 महाजनपद महत्वपूर्ण थे। एक था वज्जी और दूसरा था क्या, मगध। मगध में भी 2-3 इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण शासक हुए, जिसमें हम लोग बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आज से लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे जो महत्वपूर्ण जनपद था ये बन गया था। आज से लगभग 200 साल पूर्व, मतलब पहले जो था मगध था एक इम्पोर्टेंट जो जनपद था ये बन गया था। अब ये महत्वपूर्ण क्यों बना था, इसके पीछे का भी कारण है कि जो गंगा और सोन जैसी नदियाँ थी वे मगध से होकर बहती थी। मतलब यदि किसी राज्य से या किसी जनपद से जब ऐसी 2 महत्वपूर्ण नदियां गंगा और सोन नदी बहती है तो उसके जो आसपास की भूमि होती थी वे अत्यधिक उपजाऊ होती थी और वे जो नदियां होती थी उनमें यातायात भी किया जा सकता था और जल वितरण भी किया जाता था। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, इसलिए जो मगध था वे बहुत महत्वपूर्ण था। और मगध का जो एक हिस्सा था वे क्या था, जंगलों से भरा था, जिनमें कि जो हाथियाँ थी वे जंगलों से पकड़कर लाए जाते थे और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाता था उन हाथियों को। और हाथियों के जिसके पास हाथी बहुत ज़्यादा होता था वे क्या करते थे, बहुत अच्छा युद्ध करने में सफल होते थे हाथियों के वजह से। यही नहीं, जंगल से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने वाली लकड़ी भी प्राप्त होती थी।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप जान सकते हैं कि मगध क्यों महत्वपूर्ण था। इसका आप यहाँ पे कारण बता सकते हैं कि मगध आज से 200 साल पहले जो था वो महत्वपूर्ण जनपद बन गया, इसके पीछे का कारण क्या था। तो एक बार फिर से हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि जो गंगा और सोन जैसी नदियाँ थी ये मगध से होकर बहती थी, जिसके कारण जो यहाँ की भूमि थी ये काफ़ी उपजाऊ हो जाती थी और यहाँ पर यातायात की भी व्यवस्था थी और जल का वितरण भी किया जाता था। ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए ये जो नदियाँ थी बहुत महत्वपूर्ण रखती थी। और मगध के एक भाग में क्या था, जंगल था जहाँ से कि हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हें सेना में भर्ती कर लिया जाता था। तो एक समय की बात है जब जो सिकंदर था वो विश्व विजय करना चाहता था, तो सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था तो मगध पर जब उसकी बात आई, जब वो ब्यास नदी पर पहुंच गया, जब वो मगध से युद्ध करना चाहता था तो उसके सैनिकों ने उसको मना कर दिया। इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगध के पास पैदल सैनिक और जो हाथी वाले सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए उसके सैनिक भयभीत हो गए थे और उन्होंने सिकंदर को युद्ध करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो मगध है उनके जंगलों से बहुत महत्वपूर्ण लकड़ियों को भी प्राप्त किया जाता था, जिससे कि रथ बनाए जाते थे, लकड़ी जिससे घर बनाए जाते थे और गाड़ियाँ बनाई जाती थी, इस तरीके से बनाए जाते थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्या किया जाता था, ठीक है, इस क्षेत्र में जो था लोहे की वजह से भी क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट वहाँ पे मगध हो गया था, महत्वपूर्ण हो गया था। अब हम लोग देखते हैं कि मगध में दो महत्वपूर्ण शासक हुए, एक तो बिंबिसार था, दूसरा कौन था, अजातशत्रु था। अब अजातशत्रु जो था, ठीक है, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। ये जो दोनों थे, बिंबिसार और अजातशत्रु थे, ये दोनों क्या करते थे, दूसरे राज्यों को जीतने के लिए हर महत्वपूर्ण साधन अपनाते थे। यदि कि मान लीजिए कि किसी राज्य को जीतना है तो वे उस राज्य से विवाह संबंध भी स्थापित करते थे ताकि वे उन पर आक्रमण न करें। इस तरीके से वे कोई भी कार्य होता था उसको वे लोग करते थे। और इसमें एक महत्वपूर्ण शासक जो आता है वे का था महापद्म नंद था और अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम भाग तक फैला था। मतलब यदि इस तरीके से हम बात करें उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो यहाँ पे जो था, यहाँ पे मगध का क्या था, इस तरीके से मगध का राज्य जो था फैला था। तो अब मगध की राजधानी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी राजधानी थी वो राजगीर में थी। सबसे पहले कहाँ थी, बिहार के राजगीर में थी, लेकिन जिसको हम लोग राजगिरी बोलते थे। और बाद में जो था कई सालों के बाद जो मगध की राजधानी को बदला गया और इसकी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि आज आधुनिक जो है वो पटना में है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे जो 2300 साल, ठीक है, 2300 साल पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा जो सिकंदर था ये विश्व विजय करना चाहता था। तो इसका कहानी हमने आपको सुना दिया है ना। आगे हम देखते हैं कि वज्जी, ये जो लास्ट है महाजनपद, इसको हम देखते हैं वज्जी के बारे में। तो वज्जी भी एक क्या था, एक शक्तिशाली राजा था। तो वज्जी एक राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी ना। इसकी राजधानी क्या थी, बिहार थी। अलग अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे हम लोग गढ़िया संघ कहते थे। मतलब कि इसकी शासन व्यवस्था कहती थी, गढ़िया संघ होती थी। गढ़िया संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिनमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये राजा सभी विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। जो राजा होते थे ये सभाओं में बैठकर बातचीत और बहस और वाद विवाद के जरिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, शत्रु को आक्रमण से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। स्त्रियां, दास तथा कमकर जो थे ये सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। केवल जो राजा होते थे यही सभाओं में हिस्सा लेते थे। इसमें जो स्त्रियां थी, दास थे, कमकर थे, इस सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। एक बार की बात है कि जो बुद्ध महावीर जिनके बारे में अभी हमको अध्याय 6 में पढ़ना है, दोनों ही बुद्ध के बारे में और महावीर दोनों ही क्या थे,
दोनों ही गढ़ या संघ के संबंधित थे। मतलब कि ये जो वज्जी संघ था इससे महावीर और बुद्ध दोनों ही संबंधित थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस महाजनपद से जो बुद्ध और यहाँ पे महावीर है दोनों संबंधित थे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा वज्जी मिलेगा, इसमें मगध मिलेगा, अवंती मिलेगा, वैशाली। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वज्जी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बौद्ध साहित्य में संघ जीवन का बहुत सजीव क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब जो ये वज्जी था ये भी एक महत्वपूर्ण राज्य था। इसको जीतने के लिए कई जो शक्तिशाली राजा थे इन्हें जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य लगभग 1500 साल पहले चलता रहा। 1500 साल पहले तक इनका राज्य चलता रहा। लेकिन जो गुप्त शासकों ने गढ़ संघ पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन जो बाद में सबसे पहले जो गुप्त शासक थे इनके गढ़ या संघ पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हमको अध्याय 10 में पढ़ना है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन कुछ दिया गया है। तो अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो वीडियो आपको यदि समझ में आएगा तो इसको आप लगा सकते हैं। तो इसको छूट देने के लिए जो भी राजा छूट देता था उनको यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया। तो राजा के बारे में हमने देखा, अश्वमेध यज्ञ के बारे में देखा, वर्ण के बारे में देखा हमने। वर्ण कितने प्रकार के होते थे? 4 प्रकार के होते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। फिर इसमें जनपद थी। जनपद जब महान होने लगे, महत्वपूर्ण होने लगे तो वो महाजनपद का निर्माण हो गया। इस तरीके से महाजनपदों में किलेबंदी की जाती थी दूसरे राजाओं के आक्रमण से बचाने के लिए। और जब किलेबंदी की जाती थी इसमें कुछ सेना रखे जाते थे और सेना को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो उनको जब वेतन दिया जाना होता था तो कर का उपयोग लिया जाता था, लोगों से कर वसूला जाता था। उसके बाद जो लोहे का जब आविष्कार हुआ, मतलब कि आविष्कार नहीं, जब लोहे के फाल बने तो क्या हुआ? यहाँ पे पौधरोपण का कृषि का परिवर्तन बहुत तेज़ी से हुआ। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि गढ़ और संघ में जो वज्जी के शासक थे इस तरीके से गढ़ अथवा संघ में शासन करते थे। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रजातंत्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखे थे। अब ख वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। राजा के ऊपर सारथी जल का छिड़काव करता था। राजा के ऊपर कौन जल का छिड़काव करता था? तो पुरोहित करता था। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला क्वेश्चन आपको गलत हो जाएगा ना, ये गलत दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों से क्या मिले? महल मिले। जैसे कि आप हस्तिनापुर में देख लेते हैं और आप एटा की अंतरजी खेड़ा में देख लेते हैं और आप दिल्ली में पुरानी किला को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिले थे? महल मिले थे। अब ये जो चित्रित दूसर पात्र है इनको किस लिए रखा जाता था? तो इनको अनाज के लिए रखा जाता था और इनको भोजन ग्रहण करने के लिए भी रखा जाता था। इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं? महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंदी किए जाते थे। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो किलेबंदी किए जाते थे अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें आपको भरना है। तो इस तरीके से निम्नलिखित शब्दों को भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको भरना है क्या? आखेटक एवं खाद्य संग्रह के बारे में भरना है। यहाँ पे आखेटक एवं खाद्य संग्रह, तो यहाँ पे आपको भरना है आखेटक। यहाँ पे इसको मैं नंबर 1 बोल दे रहा हूँ। यहाँ पे नंबर 1 भरना है आपको, आखेटक एवं खाद्य संग्रह। फिर इसको मैं नंबर 2 कृषक को बोल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे कृषक भरना है। उसके बाद यहाँ पे 3 है व्यापारी, तो यहाँ पे 3 नंबर पे व्यापारी भरना है। फिर शिल्पकार है तो शिल्पकार को 4 नंबर पे भरना है। उसके बाद पशुपालक है तो इसको 5 नंबर पे भर देना है। इस तरीके से जो महाजनपद का राजा था इस तरीके से क्या होता था? पूरा इसका शासन चलता था ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया है? समाज में वे कौन से समूह थे जो गढ़ों सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे? तो इसमें से दास दासी थे, कम्मकर थे, शिल्पकार थे। इन्हें क्या करा जाता था? स्त्रियों को, इन लोगों को सभाओं में हिस्सा नहीं लेने दिया जा सकता था ना। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी पूरा होता है। कौन कौन थे? यदि आप लिखना चाहें क्वेश्चन आंसर तो लिख सकते हैं आंसर। जो दास थे और जो कम्मकर थे इन सभी को, उसमें स्त्रियां जो थी इनको सभाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता था। यदि हम महाजनपदों के बारे में बात करें
तो राजाओं ने किले क्यों बनवाए? तो जो बाहरी आक्रमण होता था तो आक्रमण की सुरक्षा के लिए क्या करते थे, किले बनवाए जाते थे ना। क्या करते थे, दूसरे राजा के आक्रमण से या आक्रमणकारियों के सुरक्षा से किले बनवाए जाते थे। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव की प्रक्रिया से किस तरीके से भिन्न थी? तो उस समय जो था अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, ठीक है। अश्वमेध या तो जो शक्तिशाली राजा होता था वो करवाता था। और आज कैसे किया जाता था, लोगों के द्वारा चुना जाता है ना, लोगों के द्वारा आज कल चुना जाता है। तो इस तरीके से दोनों भिन्न है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो नए शासक है, इसमें जो नए शासक है ये लगभग 3000 साल पहले थे जो नए शासक थे। फिर महाजनपद जो था आज से लगभग 3000 साल पहले था। सिकंदर का जो आक्रमण था ये दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले सिकंदर क्या किया था, आक्रमण किया था। जो गढ़ या संघ राज्यों का अंत था ये लगभग 1500 साल पहले था, इनका अंत हो गया था। इस तरीके से हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि जो वज्जी संघ था इस पर जो अजातशत्रु था ये आक्रमण करने के लिए जब उनसे पूछता है, बुद्ध भगवान के पास जाता है, उसको अपना एक मंत्री जिसे वस्त्रकार था उसे भेजते हैं। जो अजातशत्रु था अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध भगवान के पास भेजते हैं कि आप जाइए पूछ के आइए कि उन राज्यों को कैसे जीता जा सकता है, वज्जी के राज्य को कैसे जीता जा सकता है। तो उन्होंने बताया कि यदि वे क्या करते हैं, जब तक उनका राज्य चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा, जब वे पूर्ण नियमित सभाएं करते रहेंगे तब तक उनका राज्य चलता रहेगा, और आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे तो भी उनका राज्य चलता रहेगा। पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे और बड़ों का सम्मान और समर्थन और उनकी बातों को ध्यान देते रहेंगे तब तक उनका राज्य सही सलामत होगा। इस तरीके से जो वज्जी की महिलाएं होती थी उनको जोर जबरदस्ती नहीं करेगा यदि वज्जी के जो राजा थे, तो इस तरीके से उनका राज्य और अधिक समय तक चलता रहेगा। फिर शहरों एवं गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे तब भी उनको लाभ होगा। विभिन्न मतावलंबी जो थे संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। इस तरीके से उनकी जो राज्य थे इस तरीके से अच्छे ढंग से रह सकते थे, मतलब कि उनके ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो उनको कोई जीत नहीं सकता है, तब तक नहीं जीत सकता जब तक वे इन नियमों का पालन करेंगे। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो गढ़ होता था, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था, जैसे कि जो गढ़ या संघ था वज्जी का उसमें किया जाता था। अब संघ क्या होता है, संघ का मतलब कि संगठन, बहुत सारे लोगों का जो संगठन होता है, जो सभा होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्यारा सा सेशन समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।